अगर आपसे कोई पूछे अगला स्टीव जॉब्स कौन होगा या अगला गूगल कौन बनाएगा, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएं, क्योंकि वो लोग जो सच में दुनिया बदलते हैं वो किसी की कॉपी नहीं होते। पीटर थील कहते हैं, अगला बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की कॉपी नहीं बनाएगा, अगला जुकरबर्ग फेसबुक जैसा कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि सच्चे इनोवेटर कभी भी भीड़ में नहीं चलते, वो 0 से 1 की तरफ जाते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ स्टार्टअप्स की किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया है दुनिया को देखने का। और अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ नया, कुछ अलग, कुछ असली करने की चाह रखी है, तो ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब जाएगा। किताब का नाम है 0 to 1। लेखक हैं पीटर थील। पीटर थील उन रेयर लोगों में से हैं जो टेक दुनिया को सिर्फ समझते नहीं, उसे बनाते भी हैं। उन्होंने पेपाल को को फाउंड किया, फिर पलांटियर जैसी कंपनियां खड़ी की और फेसबुक, लिंक्डइन जैसे स्टार्टअप्स में शुरुआती निवेश करके उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखा, एज अ वे टू बिल्ड द फ्यूचर। उनकी 0 to 1 किताब हमें सिखाती है कैसे आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जो आज इस दुनिया में है ही नहीं। कैसे आप स्टार्टअप शुरू करें लेकिन भीड़ में खोए नहीं, अलग दिखें। कैसे फ्यूचर का इंतजार करने के बजाय आप फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हैं क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को न सिर्फ समझेंगे बल्कि एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और इमोशनल इंसाइट के साथ उस सोच को महसूस भी करेंगे। इस वीडियो के अंत तक शायद आप दुनिया को और खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। 0 to 1 का मतलब क्या है? दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही सरल सवाल, जब आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं चलो जो पहले लोग कर रहे हैं वही मैं भी कर लेता हूं, बस थोड़ा बेहतर कर दूंगा। लेकिन यही सोच हमें भीड़ में डाल देती है। पीटर थील कहते हैं दुनिया में 2 तरह का प्रगति का रास्ता है। पहला है 1 to N, मतलब जो चीज पहले से है उसे बार बार दोहराना। जैसे कोई एक ने ऑनलाइन स्टोर बनाया तो बाकी सबने भी वैसा ही बना लिया। कोई एक ने फूड डिलीवरी ऐप बनाई तो देखते ही देखते दर्जनों वैसी ऐप बन गई। यानी कुछ पहले से मौजूद है और आप बस उसकी कॉपी कर रहे हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें, लेकिन फिर भी वो इनोवेशन नहीं, रेप्लिकेशन है। दूसरा रास्ता है 0 to 1 और यही असली गेम चेंजर है। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहली बार इस दुनिया में आ रहा है, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने सोचा ही नहीं और आप दुनिया के सामने रख दें और पूरी दुनिया कहे वाह ये तो कमाल है, यही असली इनोवेशन है। 0 to 1 सिर्फ एक गिनती का खेल नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया है जो आपको भीड़ से बाहर खड़ा करता है। ये कहता है कि आप सिर्फ दौड़ में भागने के लिए नहीं आए, आप नया ट्रैक बनाने के लिए आए हैं। अब इसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए 1998 में सर्च इंजिन्स पहले से मौजूद थे, याहू, अल्टा विस्टा, लाइकोस सब थे। लेकिन फिर आया गूगल और उन्होंने सिर्फ सर्च इंजिन नहीं बनाया, उन्होंने सर्च का मीनिंग बदल दिया। उनका एल्गोरिदम इतना सटीक, इतना तेज और इतना यूजर फ्रेंडली था कि वो सिर्फ एक और सर्च इंजिन नहीं रहे, वो सर्च के राजा बन गए। गूगल ने 0 to 1 का काम किया, नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब टेस्ला को देखिए, इलेक्ट्रिक कार कोई नया कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इलॉन मस्क ने उसे ऐसा डिजाइन, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी दी कि लोग इलेक्ट्रिक कार को लग्जरी और फ्यूचर दोनों मानने लगे। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बेची, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर डिजाइन कर दिया। यह भी 0 to 1 था। लेकिन अगर कोई सिर्फ कार कंपनी बनाकर कहे हम भी टेस्ला जैसी बनाएंगे, तो वो 1 to N कर रहा है, वो बस कॉपी कर रहा है। 0 to 1 जाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क है। भीड़ में चलना सेफ लगता है, लेकिन असली सफलता अक्सर भीड़ से बाहर निकलने में होती है। सोचिए, फेसबुक से पहले भी सोशल नेटवर्क्स थे, माई स्पेस, ऑर्कुट, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सिर्फ दोस्त जोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि रियल आइडेंटिटी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए था। और उन्होंने इसे उस समय लॉन्च किया जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह फ्यूचर का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। 0 to 1 सोचने का मतलब है आप वो देखें जो बाकी लोग नहीं देख रहे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी भी फील्ड में लागू होता है। मान लीजिए आप एक लोकल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप वही कर रहे हैं जो 50 लोग पहले से कर रहे हैं, तो आप 1 to N कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी सर्विस लाते हैं जो पहले कभी वहां किसी ने नहीं दी, तो आप 0 to 1 कर रहे हैं। पीटर थील कहते हैं जब आप 0 से 1 जाते हैं
तो आप न सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, आप एक पूरी नई दुनिया बना रहे होते हैं। मेरे एक दोस्त को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सिटी में हर वेडिंग फोटोग्राफर एक जैसा काम कर रहा था। वही पोजेज, वही बैकग्राउंड, वही एडिटिंग स्टाइल। वो भी पहले सोच रहा था कि चलो उसी तरह शुरू करते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा क्यों ना ऐसा वेडिंग फोटोग्राफी एक्सपीरियंस बनाया जाए जो सिनेमैटिक हो, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हो और कपल्स को सिर्फ एल्बम नहीं बल्कि एक मूवी दे। लोगों ने पहले इसे अजीब समझा, लेकिन पहले ही साल में उसका बिजनेस वायरल हो गया, क्योंकि उसने भी 0 से 1 जाने की हिम्मत की थी। 0 to 1 का मतलब है आप बेटर से आगे जाकर डिफरेंट बनने की हिम्मत रखें। बेटर होने में कंपटीशन है, लेकिन डिफरेंट होने में मोनोपोली है। और मोनोपोली मतलब आप अकेले हो, लोग आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आपके जैसा कोई और है ही नहीं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 0 to 1 का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा कुछ बहुत बड़ा और ग्लोबल करना पड़ेगा। ये लोकल लेवल पर भी हो सकता है। बस वो आइडिया ऐसा होना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे किसी गांव में पहली बार इंटरनेट कैफे खोलना या किसी छोटे शहर में ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करना। ये भी वहां 0 to 1 है। तो अब सोचिए, क्या आप भीड़ में रहकर दौड़ेंगे या नया रास्ता बनाएंगे? क्या आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को बस थोड़ा बेटर करेंगे या पूरी तरह नया लेकर आएंगे? 0 से 1 जाने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वही आपको वहां ले जाता है जहां कंपटीशन कम और पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट होती हैं। 0 to 1 सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, ये सोचने का एक तरीका है, और जो इस तरीके से सोचते हैं वो दुनिया बदलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस किताब के सबसे जरूरी और सबसे चौंकाने वाले आइडिया की, और वो है मोनोपोली और कंपटीशन की सोच। पीटर थील कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सच में ग्रो करे तो आपको भीड़ में नहीं, सबसे अलग खड़े होना पड़ेगा। यानी आपको दूसरों से लड़ना नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ बनाना है जिसमें कोई लड़ाई ही ना हो। दोस्तों, बिजनेस में भीड़ में दौड़ने से कोई अमीर नहीं बना, क्योंकि कंपटीशन प्रॉफिट्स खा जाता है और मोनोपोली वैल्यू बनाती है। गूगल, टेस्ला, एप्पल, सबने ऐसा बनाया जो मार्केट में और किसी के पास था ही नहीं। अगर जीतना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी अलग दुनिया बनाओ। एक बार सोचिए, आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपके मन में कई सवाल हैं। कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, कौन सी सर्विस दूं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे कंपटीशन से डरना चाहिए या उसे अच्छा मानना चाहिए? ज्यादातर लोगों को लगता है कि कंपटीशन अच्छा है। अरे, हेल्थी कंपटीशन तो बिजनेस में ग्रोथ लाता है। लेकिन पीटर थील का कहना है, कंपटीशन डिस्ट्रॉयज प्रॉफिट्स, मोनोपोली क्रिएट्स वैल्यू। पहली बार यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि कंपटीशन से ही प्रोग्रेस होती है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में रियलिटी थोड़ी अलग है। कंपटीशन में क्या होता है? मान लीजिए आपने एक कैफे खोला और उसी इलाके में 5 और कैफे पहले से हैं। ग्राहक को खींचने के लिए आप प्राइस कम करते हैं, फिर वो भी अपना प्राइस कम कर देते हैं। आप मेन्यू में नया कॉफी फ्लेवर लाते हैं तो वो भी कॉपी कर लेते हैं। कुछ ही महीनों में सबके मार्जिन्स इतने पतले हो जाते हैं कि प्रॉफिट बचता ही नहीं। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन एंड में जेब खाली ही रहती है। यह है कंपटीशन का ट्रैप। एक ऐसी रेस जिसमें सब दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई फिनिश लाइन नहीं है और जीतने वाला भी थक कर गिर जाता है। अब मोनोपोली को समझिए। मोनोपोली का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देना जो इतनी यूनिक हो कि उसका कोई सीधा कंपेटिटर ना हो। आपके जैसा कोई नहीं, आपकी जगह लेने वाला कोई नहीं। तब आप प्राइस सेट करने की ताकत रखते हैं, मार्केट कंट्रोल करते हैं और सबसे बढ़कर कस्टमर्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ने गूगल, सर्च इंजन के फील्ड में याहू, अल्टा विस्टा, बिंग, लाइकोस सब कोशिश करते रहे, लेकिन आज सर्च शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ गूगल आता है। गूगल सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं है, वो सर्च का सिनोनिम बन गया है। जब मोनोपोली इतनी स्ट्रांग हो कि ब्रांड ही कैटेगरी बन जाए, तब आप समझ जाइए कि आपने 0 to 1 का मैजिक कर दिया है। टेस्ला को देख लीजिए। इलेक्ट्रिक कार्स पहले भी बनी थी, लेकिन टेस्ला ने उन्हें लग्जरी, स्पीड और कटिंग एज टेक के साथ जोड़ा। उनकी कार सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं थी, वो एस्पिरेशनल भी थी। उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग नेटवर्क और कार सॉफ्टवेयर पर इतनी पकड़ बनाई कि कोई भी सीधा कंपेटिटर उन्हें टक्कर नहीं दे सका। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में उनका मोनोपोली जैसा स्टेटस है। अब सोचिए, मोनोपोली इतनी पावर क्यों देती है? क्योंकि मोनोपोली में आप भीड़ में नहीं खोते। आपका काम इतना अलग होता है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते हैं, और जब लोग खींचते हैं
तो आपको प्राइस कम करके अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि लोग जानते हैं इसका कोई ऑप्शन नहीं है। पीटर थील ये भी कहते हैं कि मोनोपोली सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये इनोवेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर है। क्योंकि जब आपको हर दिन प्राइस वॉर लड़नी पड़े तो आपके पास नए एक्सपेरिमेंट्स, R&D या बोल्ड आइडियाज के लिए समय और एनर्जी ही नहीं बचती। लेकिन मोनोपोली होने पर आप रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं, नए आइडियाज टेस्ट करते हैं और फ्यूचर बनाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़े शहर में कई सारे बर्गर रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC और ढेर सारे लोकल बर्गर शॉप्स। सभी एक जैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बन, पैटी, चीज, सॉस और टेस्ट में भी ज्यादा फर्क नहीं। अब आप अगर उसी शहर में एक और बर्गर शॉप खोल दें तो क्या होगा? आपको कस्टमर्स खींचने के लिए ऑफर देने होंगे, बाय 1 get 1 फ्री, Rs99 ओनली, एक्स्ट्रा फ्राइज फ्री, और आपके कंपेटिटर्स भी वही करेंगे। ये रेस कभी खत्म नहीं होगी और प्रॉफिट लगातार गिरता रहेगा। यानी आप एक प्राइस वॉर में फंस गए और ये कंपटीशन का सबसे खतरनाक ट्रैप है। अब इसके उलट सोचिए, एक ब्रांड आया और उसने कहा हम सिर्फ प्लांट बेस्ड बर्गर्स बनाएंगे, कंप्लीटली वीगन, क्रूअल्टी फ्री और इतना रियल टेस्ट कि नॉन वेजी खाने वाले भी हैरान रह जाएं। उन्होंने यूनिक रेसिपीज, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स और हेल्थ कॉन्शियस ब्रांडिंग के साथ मार्केट में एंट्री की। धीरे धीरे वो सिर्फ एक बर्गर ब्रांड नहीं रहे बल्कि वीगन बर्गर कैटेगरी के सिनोनिम बन गए। अब जो भी हेल्थ कॉन्शियस या वीगन कस्टमर बर्गर खाना चाहता है, सबसे पहले उसी ब्रांड का नाम उसके दिमाग में आता है। यहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने भीड़ से हटकर एक नीश मोनोपोली बना ली। कोई सीधा कंपेटिटर नहीं, कोई प्राइस वॉर नहीं, और कस्टमर्स खुद उनके पास आने लगे क्योंकि वो कैटेगरी के मालिक बन गए। 0 to 1 के लेखक पीटर थील कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप लंबे समय तक टिके और ग्रो करे तो आपको ऐसा नीश बनाना होगा जिसमें आप अकेले हों और बाकी सब आपकी तरफ देखें। मोनोपोली का असली फायदा। मोनोपोली होने का मतलब सिर्फ कंपटीशन से बचना नहीं है, ये आपको इनोवेशन की आजादी देता है। क्योंकि जब आप हर दिन प्राइस कम करने की चिंता में नहीं रहते तो आपके पास नए एक्सपेरिमेंट्स करने, क्वालिटी सुधारने और कस्टमर्स को सरप्राइज करने का समय और पैसा होता है। यानी मोनोपोली आपको कंट्रोल देता है और कंट्रोल आपको फ्रीडम देता है। कंपटीशन में आप रिएक्टिव होते हैं, कोई कंपटीटर कुछ करता है आप भी वैसा ही करते हैं। मोनोपोली में आप प्रोएक्टिव होते हैं, आप ट्रेंड सेट करते हैं, बाकी लोग आपको फॉलो करते हैं। ये सब सुनकर आपके दिमाग में अब एक सवाल जरूर आ रहा होगा, ठीक है मोनोपोली पावरफुल है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे अचीव करें? पीटर थील का सिंपल फॉर्मूला है, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। पहले एक स्मॉल नीच को टारगेट करो जहां आप जल्दी लीडर बन सको। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इतना अच्छा हो कि लोग कहें इसके जैसा कुछ और नहीं है। ब्रांड बनाओ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ताकि लोग आपके नाम को ही कैटेगरी समझने लगे। तो अगली बार जब आप बिजनेस आइडिया सोचें तो सिर्फ ये मत देखो कि मार्केट में डिमांड है या नहीं, देखो कि क्या आप उसमें मोनोपोली बना सकते हो। ध्यान रखना, भीड़ में दौड़ने से नहीं, भीड़ से अलग होने से सफलता मिलती है। दोस्तों, कभी गौर किया है, ज्यादातर लोग अपने आने वाले कल का बस इंतजार करते रहते हैं। सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया बदलने वाले लोग इंतजार नहीं करते, वो अपने आने वाले कल को खुद बनाते हैं। फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं, डिजाइन करो। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप एक रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, भीड़ आपके आसपास है, सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं, ट्रैक की तरफ। क्यों? क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं अगली ट्रेन का। कोई ये सोच ही नहीं रहा कि अगर ट्रेन में भीड़ है तो कोई नया डिब्बा जोड़ा जा सकता है या शायद कोई दूसरी ट्रेन चलाई जा सकती है। यही फर्क है इंतजार करने वालों और बनाने वालों में। ज्यादातर लोग फ्यूचर का इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, जब सही समय आएगा तब करेंगे। पहले कोई शुरू करे फिर हम भी, ये बातें हम रोज सुनते हैं। लेकिन दुनिया बदलने वाले लोग इंतजार नहीं करते, वो फ्यूचर को खुद डिजाइन करते हैं। पीटर थील इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर आप सिर्फ प्रिडिक्ट करते रहेंगे तो आप भीड़ में रहेंगे। प्रिडिक्ट करना आसान है क्योंकि इसमें रिस्क कम है, लेकिन डिजाइन करना कठिन है क्योंकि इसमें आपको वो कदम उठाना पड़ता है जो आज किसी ने उठाया ही नहीं। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लीजिए। 2007 की बात है। मोबाइल फोन मार्केट में नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी का दबदबा था। लोग कीपैड से खुश थे,
छोटे छोटे स्क्रीन से खुश थे। किसी ने स्टीव जॉब से यह नहीं कहा था कि हमें एक बड़ा टच स्क्रीन चाहिए जो जेब में आ जाए और जिस पर हम उंगली से स्वाइप कर सकें। लेकिन स्टीव जॉब्स ने देखा कि आज के फोन सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए हैं, जबकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये हमारी पॉकेट कंप्यूटर बन सकते हैं। उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया, आईफोन, जिसने पूरे इंडस्ट्री को बदल दिया। लोगों ने मांगा नहीं था, फिर भी जब मिला तो बिना पूछे अपना लिया। यही होता है फ्यूचर को डिजाइन करना। वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे थे, वो ट्रेंड बना रहे थे। देखो, फर्क बहुत सीधा है। प्रिडिक्ट करने का मतलब है जो चीज सामने दिख रही है उसी का अंदाजा लगाना। जैसे कहना अगले साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी या ये बिजनेस और चलेगा। इसमें आप बस मौजूदा रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन डिजाइन करने का मतलब है जो आज किसी को दिख भी नहीं रहा उसे हकीकत बना देना। प्रिडिक्ट करने वाले कहते हैं जो चल रहा है वही ठीक है, लेकिन डिजाइन करने वाले कहते हैं जो नहीं है उसे बनाना है। और याद रखो, दुनिया को आगे वही लोग ले जाते हैं जो डिजाइन करते हैं, सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते। प्रिडिक्ट करने का मतलब है जो पहले से दिख रहा है उसी के बारे में अनुमान लगाना। डिजाइन करने का मतलब है जो किसी को दिख ही नहीं रहा उसे बनाना और सामने लाना। प्रिडिक्टर्स कहते हैं मार्केट में ये चल रहा है तो मैं भी यही करूं। डिजाइनर्स कहते हैं मार्केट में ये नहीं है लेकिन होना चाहिए तो मैं बनाता हूं। प्रिडिक्टर्स को भीड़ में पहचानना मुश्किल है, डिजाइनर्स भीड़ में अलग दिखते हैं। प्रिडिक्टर्स का काम सुरक्षित है, डिजाइनर्स का काम रिस्की है, लेकिन बड़ा रिवॉर्ड भी वहीं है। इलॉन मस्क का एग्जाम्पल लीजिए। जब दुनिया पेट्रोल और डीजल पर अटकी थी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम में लाने की ठान ली। जब स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ नासा जैसी एजेंसीज के हाथ में थी, उन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया और रीयूजेबल रॉकेट्स बना दिए। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन आज दुनिया ये मान चुकी है कि यह जरूरी है और संभव है। अगर मस्क भी सिर्फ प्रिडिक्ट करते रहते तो शायद वो कहते पेट्रोल गाड़ियां अभी चल रही हैं, अगले 20 साल भी चलेंगी। लेकिन उन्होंने फ्यूचर डिजाइन किया और अब पेट्रोल कार मेकर्स भी इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। इस किताब के लेखक का साफ कहना है इनोवेटर्स क्रिएट द फ्यूचर, फॉलोअर्स वेट फॉर इट। मतलब जो लोग सच में दुनिया बदलते हैं वो भविष्य को हाथ पर हाथ धरे नहीं देखते, वो कदम बढ़ाते हैं भले ही बाकी दुनिया तैयार ना हो। अगर आप सिर्फ ट्रेंड्स देख के काम कर रहे हो तो आप फॉलोअर हो, लेकिन अगर आप ऐसा कदम उठा रहे हो जो आज किसी के इमेजिनेशन में भी नहीं, तो आप क्रिएटर हो। जब भी हम सिर्फ इंतजार करते हैं सही समय, सही मौका, परफेक्ट आइडिया, हम एक्चुअली टाइम खो रहे होते हैं। सही समय कभी नहीं आता, बल्कि सही समय आप खुद बनाते हैं। इमेजिन कीजिए अगर हर इन्वेंटर ये सोचता कि बीम पहले लोग डिमांड करेंगे फिर बनाऊंगा, तो आज हमारे पास लाइट बल्ब, एयरप्लेन, इंटरनेट कुछ नहीं होता। फ्यूचर डिजाइन करना मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि नई पॉसिबिलिटीज को जन्म देना है। और सोचिए अगर राइट ब्रदर्स उड़ने से पहले सबके परमिशन का इंतजार करते तो शायद आसमान आज भी सिर्फ पक्षियों का होता। अगर एडिसन अंधेरे में ही खुश रहता तो हम आज भी मोमबत्ती की रोशनी में बैठे होते। सच तो यह है कि फ्यूचर डिजाइन करना मतलब है वो हिम्मत रखना जो बाकी लोग सिर्फ सपनों में देखने की हिम्मत करते हैं। अगर सच में अपना फ्यूचर डिजाइन करना है ना, तो सबसे पहले गहराई से ऑब्जर्व करो। लोगों की ऐसी परेशानियां पहचानो जिन्हें वो खुद भी महसूस नहीं करते। फिर सोचो अलग, भीड़ जैसा नहीं, जो सब कर रहे हैं उससे हटकर या बिल्कुल नया एंगल लाओ। जैसे ही आइडिया आए उसे सिर्फ दिमाग में मत रखो, जल्दी से एक छोटा सा मॉडल या वर्जन बना लो। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। और हां, पहला कदम हमेशा डर के साथ ही उठाना पड़ता है, तो डर को साथ लेकर ही चलो। शुरू में लोग समझेंगे नहीं, पर तुम्हें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि यह चीज क्यों जरूरी है। तभी तुम सच में अपने कल को खुद बना पाओगे। देखो, फ्यूचर डिजाइन करना आसान नहीं है। आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, लोग हंसेंगे, कहेंगे ये पागलपन है, लेकिन यही पागलपन हिस्ट्री बदल देता है। प्रिडिक्ट करना सेफ है, डिजाइन करना ब्रेव है, और दुनिया सिर्फ ब्रेव लोगों को याद रखती है। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में आज भी कोई ऐसे राज बचे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं या मानते ही नहीं? पीटर थील कहते हैं कि हर बड़ी कंपनी के पीछे, हर बड़े बदलाव के पीछे एक ऐसा ही छुपा हुआ सीक्रेट होता है जिसे शुरू में कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन वही आगे चलकर दुनिया बदल देता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में अब कोई बड़े सीक्रेट्स बचे हैं? मतलब कोई ऐसी सच्चाई
कोई ऐसा आइडिया जो ज्यादातर लोग देख ही नहीं पा रहे हों। आज इंटरनेट हर किसी की जेब में है, नॉलेज हर जगह बिखरा पड़ा है, तो क्या कुछ भी छुपा रह सकता है? पीटर थील कहते हैं, हाँ बिल्कुल रह सकता है। और सच तो यह है कि हर बड़ी कंपनी, हर गेम चेंजिंग इनोवेशन की जड़ में एक ऐसा सीक्रेट छुपा होता है जिसे बाकी लोग देख नहीं पाते या मानते नहीं। वो कहते हैं, ग्रेट स्टार्टअप्स आर बिल्ट ऑन सीक्रेट्स। मतलब ऐसे आइडियाज जो अभी ऑब्वियस नहीं है, जिन पर दुनिया का ध्यान नहीं है, या जिनको लोग सुनकर हंस दें, मजाक उड़ाए, लेकिन वही आगे चलकर दुनिया बदल दें। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एयरबीएनबी। आज हम सब जानते हैं एयरबीएनबी को, लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचिए, जब ये आइडिया पहली बार आया कि लोग अपने घर में खाली पड़े कमरे या अपना पूरा घर अजनबियों को किराए पर देंगे, तो रिएक्शन क्या था? ज्यादातर लोगों ने कहा, यह तो पागलपन है, कौन अपना घर किसी स्ट्रेंजर को देगा और कौन किसी अजनबी के घर में ठहरेगा। लेकिन यही पागलपन आज मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका है। क्यों? क्योंकि एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने एक ऐसा सीक्रेट देखा था जो दुनिया नहीं देख रही थी, कि लोग सिर्फ होटल्स में ही नहीं ठहरना चाहते, बल्कि उन्हें लोकल एक्सपीरियंस चाहिए और सस्ते में चाहिए। यही होता है सीक्रेट, एक ऐसा सच जिसे सबके सामने होते हुए भी लोग इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं या मानते ही नहीं। पीटर थील कहते हैं, ये सीक्रेट्स दो तरह के होते हैं। एक, नेचर के सीक्रेट्स जो दुनिया और टेक्नोलॉजी में हिडन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कार के शुरुआती दिनों में टेस्ला ने देखा कि बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि ईवी एक वायबल प्रोडक्ट बन सकता है, जबकि बाकी सबको लगता था कि इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, पीपल के सीक्रेट्स जो इंसानी बिहेवियर और सोसाइटी से जुड़े होते हैं। जैसे फेसबुक ने समझा कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से डिजिटली कनेक्ट रहना चाहते हैं, जबकि उस वक्त सोशल नेटवर्किंग को ज्यादातर लोग बेकार का टाइम पास समझते थे। कुछ साल पहले मैं एक छोटे से टाउन में गया था और वहां एक टी सेलर से मिला। उसने मुझे बताया कि वो अब सिर्फ चाय नहीं बेचता, बल्कि चाय के साथ छोटे मोटिवेशनल नोट्स भी देता है, अपने हैंड रिटन। मैंने पूछा, ये क्यों करते हो? वो बोला, लोग सुबह चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत में एक अच्छी लाइन पढ़ लें तो उनका मूड बदल जाता है। फिर वो वापस आते हैं, सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि उस नोट के लिए। शुरुआत में कई लोगों ने कहा कि यह बेवकूफी है, लेकिन धीरे धीरे वो टी स्टॉल लोकल सेलिब्रिटी बन गई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन यही सीक्रेट था, लोगों की जिंदगी में छोटा सा पॉजिटिव स्पार्क डालना, जिससे लॉयल्टी और कनेक्शन बनता है। क्या आपके पास कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी इंसाइट जो आपको तो बहुत वैल्यूएबल लगती है लेकिन दुनिया के लिए वो मजाक या बेकार लगती है? क्या आपने कभी ऐसा पैटर्न नोटिस किया है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं? अगर हाँ, तो वही आपका सीक्रेट हो सकता है। पीटर थील कहते हैं कि ये सीक्रेट्स ढूंढने के लिए आपको दुनिया को गहराई से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी से सवाल पूछने पड़ेंगे। ये ऐसे क्यों है और क्या इसे बदलना पॉसिबल है? ज्यादातर लोग लाइफ को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इनोवेटर्स सवाल करते हैं, व्हाई नॉट? एयरबीएनबी, उबर, स्पेसएक्स, पेपाल, इन सब का जन्म इसी सवाल से हुआ। एक और इंटरेस्टिंग बात थील कहते हैं, सीक्रेट्स आमतौर पर अकेले ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से नहीं मिलते, बल्कि किसी फील्ड में डीपली इन्वॉल्व होने से मिलते हैं। मतलब अगर आप किसी इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपको वहां के ऐसे पेन पॉइंट्स पता होंगे जो आउटसाइडर्स को कभी नहीं दिखेंगे, और अक्सर वही पेन पॉइंट आपका $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन यहां एक चैलेंज भी है, अगर सीक्रेट इतना वैल्यूएबल है तो लोग उसे खुद क्यों नहीं देखते? क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है कि हम भीड़ का हिस्सा बनकर सेफ फील करते हैं। हम मानते हैं कि जो सब कर रहे हैं वही सही होगा, और यहीं पर एक विजनरी और एक फॉलोअर में फर्क आता है। विजनरी भीड़ से हटकर सोचता है, जबकि फॉलोअर भीड़ के पीछे पीछे चलता है। इसलिए थील हमें चैलेंज करते हैं, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग आपसे अग्री करेंगे? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसका जवाब ईमानदारी से ढूंढ लें तो आपके पास ऐसा सीक्रेट होगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया बदलने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बिलियनेयर या टेक जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप दुनिया को अलग नजर से देखें, अपनी क्यूरियोसिटी को दबाएं नहीं, और उन चीजों पर भरोसा करें जो आपके दिल में सही लगती हैं, चाहे बाकी दुनिया उन्हें पागलपन कहे, क्योंकि अक्सर वही पागलपन कल का सच बन जाता है
और कल का सच आने वाले कल का 0 to 1 मोमेंट होता है। अब बात करते हैं फाउंडर्स और सही माइंडसेट की। सिर्फ एक आइडिया से कंपनी नहीं बनती, उसे सही लोग, सही सोच और सही माहौल चाहिए। जब टीम मिशन में यकीन रखती है तो स्टार्टअप सिर्फ कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने आइडिया, इनोवेशन और यूनिक प्रोडक्ट बनाने की बात की, लेकिन सच बताऊं, आइडिया सिर्फ एक चिंगारी है। आग तब लगती है जब उसे सही लोग, सही माहौल और सही सोच मिलती है। पीटर थील बार बार कहते हैं, सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं, सही लोग, सही कल्चर और सही विजन के बिना वो आइडिया अधूरा है। जरा सोचिए, आपने एक शानदार स्टार्टअप का सपना देखा। आपके पास मार्केट रिसर्च है, बिजनेस प्लान है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो मिशन में विश्वास ही नहीं करते, तो क्या होगा? धीरे धीरे एनर्जी कम होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे और एक दिन वो स्टार्टअप सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। पीटर थील का मानना है कि एक स्टार्टअप के लिए फाउंडर्स और शुरुआती टीम की केमिस्ट्री ही उसकी असली जान होती है, क्योंकि शुरू में पैसे कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं और मार्केट में ट्रस्ट भी कम होता है। ऐसे में सिर्फ एक चीज होती है जो स्टार्टअप को जिंदा रखती है, फाउंडर्स की आपसी भरोसे और कमिटमेंट की ताकत। थील एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं पेपाल माफिया का। अब माफिया नाम सुनकर डरिए मत, ये कोई गैंगस्टर ग्रुप नहीं था। ये पेपाल के शुरुआती दिनों की वो कोर टीम थी जिसमें इलन मस्क, पीटर थील, रीड हॉफमैन, लिंक्डइन फाउंडर, चैड हर्ली, यूट्यूब को फाउंडर और कई और लोग शामिल थे। पेपाल की शुरुआत आसान नहीं थी। कंपटीशन बहुत था, फंडिंग की कमी थी और लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स पर भरोसा भी नहीं था। लेकिन इस टीम में एक खास बात थी, ये सब एक दूसरे की ताकत को जानते थे और मिशन में पूरी तरह कमिटेड थे। पेपाल के बाद ये लोग अलग अलग रास्तों पर निकले, लेकिन देखिए नतीजा, किसी ने टेस्ला और स्पेसएक्स बना दी, किसी ने लिंक्डइन, किसी ने यूट्यूब, किसी ने पलंटियर जैसी कंपनियां। इन सब की सक्सेस का रूट सिर्फ आइडिया नहीं था, बल्कि वो टीम कल्चर था जो उन्होंने शुरू में बनाया। सही कल्चर क्यों जरूरी है? स्टार्टअप की शुरुआती टीम वैसे है जैसे घर की नींव। अगर नींव में दरार है तो ऊपर की दीवारें कितनी भी मजबूत हों, घर टिकेगा नहीं। और ये नींव होती है ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और शेयर्ड विजन। थील कहते हैं, फाउंडर्स को पहले यह देखना चाहिए कि उनकी टीम एक दूसरे के साथ काम करने में कंफर्टेबल है या नहीं। फिर स्किल्स पर ध्यान दें, क्योंकि स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, लेकिन लॉयल्टी और पैशन नहीं। मैंने खुद कई बार देखा है, एक शानदार कोडर लेकिन टीम में ईगो इश्यूज, एक बेहतरीन मार्केटर लेकिन दूसरों के काम को सम्मान नहीं। ऐसे लोग स्टार्टअप को ऊपर नहीं ले जाते, बल्कि अंदर से खोखला कर देते हैं। सही लोग मिल गए, लेकिन अगर सबको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो टीम इधर उधर भटक जाएगी। इसलिए फाउंडर्स का काम सिर्फ कंपनी शुरू करना नहीं, बल्कि उसका साफ साफ विजन तय करना है। विजन का मतलब है आपकी कंपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई है, लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी और आने वाले 5-10 साल में आप इसे कहां देखते हैं। जब यह विजन क्रिस्टल क्लियर होता है तो छोटी से छोटी टीम भी बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला सकती है, और जब विजन धुंधला होता है तो बड़ी से बड़ी फंडिंग भी बेकार हो जाती है। पीटर थील का एक और गहरा पॉइंट है, फाउंडर्स को ईगो से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। स्टार्टअप में कोई मैं नहीं होता, सिर्फ हम होता है। अगर फाउंडर्स और टीम के लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए काम करेंगे तो फाइट पक्की है, लेकिन अगर सबका फोकस मिशन पर है तो हर जीत सबकी जीत होती है। पेपाल माफिया में यही हुआ। इलॉन मस्क सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहे थे, थील सिर्फ अपने लिए नहीं, सब मिशन के लिए थे, एक सेफ रिलायबल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए। और इसी वजह से वो टीम आज भी एक दूसरे का साथ देती है। स्टार्टअप एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए शुरू की टीम को सिर्फ कॉलीग्स नहीं, बल्कि बैटल पार्टनर्स समझना चाहिए, जो मुश्किल दिनों में साथ खड़े रहें, जो चैलेंजेस को पर्सनल इंसल्ट ना लें और जो छोटे छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें। फाउंडर्स के बीच ट्रस्ट और रिस्पेक्ट उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छे प्रोडक्ट का होना। देखो, अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या सोच रखते हैं, तो सिर्फ आइडिया और फंडिंग पर ध्यान मत दीजिए। पहले अपने आप को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपके मिशन को समझें और माने। जरूरत पड़ने पर आपके साथ बिना सवाल खड़े हों, आपकी स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करें, वीकनेसेस को कवर करें और सबसे जरूरी, आपकी सफलता को अपनी सफलता समझें। स्टार्टअप बनाना आसान नहीं है, लेकिन सही फाउंडर्स, सही माइंडसेट और सही कल्चर के साथ ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बन सकता है।
अगर आपको मौका मिले किसी भी 3 लोगों के साथ स्टार्टअप शुरू करने का, तो आप किन्हें चुनेंगे और क्यों? सोचिए, क्योंकि सही लोगों का चुनाव ही आपकी सक्सेस की असली शुरुआत है। पावर लॉ थिंकिंग, बड़ी जीत कुछ ही आइडियाज से आती है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास 100 बिजनेस आइडियाज हों, तो क्या आपको लगता है कि हर एक आपको बराबर फायदा देगा? शायद आप कहेंगे हाँ, मेहनत करेंगे तो सबसे कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हकीकत कुछ और है, और यही चीज पीटर थील ने हमें 0 to 1 में सिखाई। पावर लॉ थिंकिंग। पावर लॉ थिंकिंग का मतलब है दुनिया में ज्यादातर वैल्यू कुछ ही आइडियाज या कंपनियों से आती है, बाकी का असर बहुत कम होता है। इसे आसान भाषा में कहें तो एक बहुत बड़ा आइडिया 1000 छोटे छोटे आइडियाज से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। यह बात सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, जिंदगी के हर फैसले में सच है। मान लीजिए आपके पास 10 दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो हर बार आपको सही दिशा देता है, आपको इंस्पायर करता है और आपके अंदर की क्षमता को पहचानता है। बाकी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लाइफ चेंजिंग नहीं। इसी तरह आइडियाज और बिजनेसेस में भी कुछ रेयर होते हैं जो पूरे गेम को बदल देते हैं। पीटर थील इस सोच को स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में ऐसे समझाते हैं, अगर कोई निवेशक 100 स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है तो ज्यादातर स्टार्टअप्स बस एवरेज या फेल हो जाएंगे, लेकिन शायद एक स्टार्टअप इतना सफल होगा कि वो बाकी सारे नुकसान को कवर कर देगा और आपको कई गुना प्रॉफिट देगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हर बड़े निवेशक के पोर्टफोलियो में दिखता है। जब पेपाल बना तब वो सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो फ्यूचर का गेटवे बन गई। बाद में पेपाल से जुड़े लोग जैसे इलॉन मस्क, रीड हॉफमैन, पीटर थील, खुद सबने अलग अलग $1 बिलियन कंपनीज बनाई। टेस्ला, स्पेस एक्स, लिंक्डइन, पलांटीर, यूट्यूब, इन सब ने दुनिया बदल दी। और ध्यान रहे, उस वक्त मार्केट में हजारों टेक कंपनीज थीं, लेकिन सिर्फ ये कुछ कंपनियां ही फ्यूचर का शेप तय कर रही थीं। यही है पावर लॉ। कुछ रेयर चीजें डिस्प्रोपोर्शनेट असर डालती हैं। मान लीजिए आपके पास समय है, दिन में 8 घंटे। अगर आप 8 अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर 1-1 घंटे देते हो तो सब एवरेज रहेंगे। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाते हो तो उसका असर आपके करियर और लाइफ पर एक्सपोनेंशियली ज्यादा होगा। थील का कहना है, थिंक बिग, फोकस नैरो। मतलब अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को फैलाओ मत, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्ट प्रॉब्लम चुनो और पूरी ताकत से उसे सॉल्व करने में लग जाओ। इलॉन मस्क के पास भी इन्फिनिट टाइम या एनर्जी नहीं थी। वो चाहे तो कई छोटे इलेक्ट्रिक गैजेट बनाते, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम पर फोकस किया, सस्टेनेबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नतीजा, आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रही है। ये सोच बिजनेस में क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, टाइम, मनी, एनर्जी। अगर आप इन्हें एवरेज आइडियाज में बांट दोगे तो आउटकम भी एवरेज होगा, लेकिन अगर इन्हें एक ऐसे रेयर हाई पोटेंशियल आइडिया में लगाओगे तो आउटकम गेम चेंजिंग हो सकता है। पावर लॉ हमें यह भी सिखाता है कि हर आइडिया इक्वल नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बस कोशिश करते रहो। यह सही है कि कोशिश जरूरी है, लेकिन कोशिश को सही जगह लगाना और भी जरूरी है। अगर आप गोल्ड ढूंढ रहे हो तो हर जगह खोदना शुरू मत कर दो। पहले रिसर्च करो, सही जगह पहचानो, फिर वहीं गहराई से खोदो। थील की एक बात मुझे बहुत गहरी लगी। इन अ स्टार्टअप, द बिगेस्ट सीक्रेट इज दैट यू डोंट सक्सीड बाय डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ओके, यू सक्सीड बाय डूइंग वन थिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल। यानी आपको दुनिया बदलने के लिए हर काम में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक काम में अनमैच्ड होना जरूरी है। अब इसे जिंदगी के पर्सपेक्टिव से देखो। हम अक्सर करियर में सेफ प्ले करते हैं, सोचते हैं कई छोटे छोटे स्किल्स सीख लेंगे, कुछ तो काम आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि आपकी सबसे बड़ी सक्सेस उस एक स्किल से आएगी जिसे आपने दूसरों से कई गुना बेहतर सीखा और इस्तेमाल किया। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के बाहर भी पावर लॉ हमें लाइफ डिसीजंस में गाइड करता है। कौन से रिलेशनशिप्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में समय और एनर्जी देनी है, कौन से हैबिट्स लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे। पीटर थील ये भी कहते हैं, द फ्यूचर इज डिटर्मिन्ड बाय द फ्यू थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट। मतलब आपकी पूरी लाइफ में कुछ रेयर मोमेंट्स, कुछ रेयर डिसीजंस, कुछ रेयर रिलेशनशिप्स ही आउटकम डिसाइड करते हैं, बाकी सब बैकग्राउंड नॉइज है। तो लेसन ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो सिर्फ किसी तरह सर्वाइव मत सोचो। ऐसा आइडिया चुनो
जो इतना बड़ा हो कि उसकी सक्सेस दुनिया बदल दे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो हर जगह पैसा मत डालो, वो एक दो जगह ढूंढो जो फ्यूचर बना रही है। और अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो हर जगह एनर्जी मत लगाओ, वो एक रेयर हाई लेवरेज हैबिट या स्किल चुनो जो आपके लाइफ ट्रेजेक्टरी को बदल दे। पावर लॉ थिंकिंग यही सिखाती है कि सफलता का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। थोड़े से रेयर अपॉर्चुनिटीज बाकी सबसे कहीं ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए एवरेज चीजों में एवरेज रिजल्ट के लिए समय मत गंवाओ, रेयर चीजों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। दोस्तों, ये कंसेप्ट सिर्फ किताब का एक चैप्टर नहीं, ये माइंडसेट है। अगर आप इसे समझ गए तो आपके डिसीजंस बदलेंगे, और डिसीजंस बदल गए तो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाएगा। अगली बार जब आपके सामने 10 ऑप्शंस हों, याद रखना पावर लॉ कहता है उनमें से एक या दो ही असली गेम चेंजर हैं। बस उन्हें पहचानना और उन पर पूरी ताकत लगाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में चलिए एक बार फिर सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये बातें सिर्फ आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके दिल में उतर जाएं। आइडिया नंबर 1, 0 से 1 तक जाना मतलब सिर्फ सुधार मत करो, नया बनाओ। इनोवेशन ही वो ताकत है जो आपको बाकी सबसे अलग करेगी। आइडिया नंबर 2, मोनोपोली। सोचो, भीड़ में खो मत जाओ, ऐसा कुछ करो जो सिर्फ आपका हो और कोई कॉपी ना कर सके। मतलब ऐसा प्रोडक्ट, सर्विस या स्टाइल बनाओ कि लोग नाम लेते ही तुम्हें याद करें और चाहें भी तो तुम्हारी बराबरी ना कर पाए। आइडिया नंबर 3, सीक्रेट्स खोजो। वो सच, वो इनसाइट जो बाकी दुनिया को ऑब्वियस नहीं लगता, लेकिन आप जानते हो कि वही भविष्य बदल सकता है। आइडिया नंबर 4, फ्यूचर को डिजाइन करो। सिर्फ इंतजार मत करो, अपनी सोच और मेहनत से भविष्य को शेप दो। आइडिया नंबर 5, राइट माइंडसेट, राइट पीपल, राइट विजन। ये आपकी नींव है, इसे मजबूत बनाओ। सही सोच आपको रास्ता दिखाती है, सही लोग आपको गिरने पर उठाते हैं, और सही विजन आपको सही मंजिल तक ले जाता है। इन तीनों का साथ हो तो मुश्किलें भी सीढ़ी बन जाती हैं, वरना सबसे बड़ा टैलेंट भी गलत दिशा में जाकर खो सकता है। आइडिया नंबर 5, पावर लॉ समझो। हर आइडिया इक्वल नहीं होता, सही आइडिया चुनो और पूरी ताकत उसी में लगाओ। जिंदगी में हर मौका एक जैसा नहीं होता, कुछ रेयर मौके ऐसे होते हैं जो पूरी गेम बदल देते हैं। उन्हें पहचानो, कसकर पकड़ो और अपनी पूरी जान उसी में झोंक दो। और हाँ, याद रखो, दुनिया बदलने वाले लोग वही होते हैं जो सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और फिर वो जवाब सिर्फ सोचते नहीं, उसे हकीकत में बदल देते हैं। वो कदम उठाते हैं जो पहले किसी ने उठाए ही नहीं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की राह दिखाती है। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया और एक्शन में उतारा तो मुझ पर भरोसा रखो, आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।